हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th हिंदी का पूरा कंप्लीट आपके जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उन सभी के सॉल्यूशन आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे आपको आपकी त्रैमासिक परीक्षा बिल्कुल अच्छे से हो सके। एकदम परफेक्ट तैयारी आप त्रैमासिक परीक्षा की करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो। कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है, साधन नहीं है, तो उनको जरूर शेयर कर दे, जिससे वो फटाफट से अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके। क्योंकि इसमें मैं सारे के सारे आपको मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं एनसीईआरटी में, ठीक है, वो बताने वाली हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपको जो पूछे गए हैं उसमें, ठीक है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया है उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन ऐसा बनता है, राम लक्ष्मण के व्यवहार अंतर किस प्रकार से भिन्न थे, दोनों के स्वभाव की विशेषता या अंतर बताइए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम आएगा। इसके बाद है परशुराम के क्रोध करने पर आप जो उत्तर लिखोगे, कौन सी भिन्नता देखने को मिलती है, तो बड़ी भिन्नता। ठीक है, कैसे, मतलब एक विनम्र स्वभाव के हैं, और राम भगवान जो है बहुत मतलब शांत करते हैं किसको, विनय स्वभाव के, क्योंकि शील है। इस कारण लक्ष्मण को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है लक्ष्मण जी को, तो उनका गुस्सा शांत कराने की कोशिश भी कई बार करते हैं, और इसमें सफल भी होते हैं, क्योंकि जो विनम्र होता है वो अपने साथ वाले व्यक्ति को भी विनम्र बना देता है। चलिए, लक्ष्मण महाक्रोधी थे जबकि राम शील स्वभाव। परशुराम के क्रोध की अग्नि को जलता हुआ देखकर राम ने अपनी शील विनम्रता का परित्याग नहीं किया था, तो भी उन्होंने एकदम विनम्रता को धारण किया हुआ था। और यहाँ पर उन्होंने बहुत सम्मान पूर्वक उनसे पूछा भी, और ये सिद्ध कर दिया कि स्वयं को उनका सेवक बताया। ठीक है, और लक्ष्मण कैसे उग्र स्वभाव के, छोटी छोटी बात पर भड़क जाते हैं। उसके बाद है परशुराम जी के क्रोध में अपनी व्यंग्यात्मक शैली द्वारा घी का काम करते हैं। कौन, लक्ष्मण। बार बार पे बताते हैं कि धनुष तोड़ दिया, ऐसे तो हमने बचपन में कई धनुष तोड़ दिए, ऐसे करके। तो ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपको पूछा जाएगा बाल गोविंद भगत से। ठीक है, यहाँ से मैंने मासिक टेस्ट में भी टिक करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, या भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी अपने मायके, या दूसरी शादी क्यों नहीं करना। एक ही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आंसर होगा भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी कि बेटे की मृत्यु के बाद पुत्रवधू के अतिरिक्त उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पुत्रवधू को भी भगत जी उसके भाई के साथ भेजना चाहते थे, अतः भोजन पानी के लिए उनके पास कोई सहारा नहीं था। ठीक है, इतना उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। जॉर्ज पंचम की क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम सारे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, आपके जितने फ्रेंड्स हैं सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें। साथ ही उनसे भी कहिए कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप त्रैमासिक परीक्षा हो, वार्षिक परीक्षा, जिस भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। आप पुराने वीडियोज भी देख लीजिए, मैंने जितने भी शुरू से लगभग एक मंथ पहले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उनमें से ही आपको पेपर बने। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों से कहिए बेस्ट चैनल से जरूर तैयारी करें। ठीक है, चलिए उत्तर होगा जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक यत्न किए। सर्वप्रथम वह लाट जैसे पत्थर की तलाश करने हेतु हिंदुस्तान के प्रत्येक पहाड़ पर गया। और भी डिटेल। वेलकम टू द फिलो ट्यूटर ऐप। यहाँ पर आप कैसे रजिस्टर करके सक्सेसफुल फिलो का ट्यूटर बन सकते हो। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर से इनरोल करना है, उसके बाद बेसिक एकेडमिक डिटेल आपको भरनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट फिलो ट्यूटर के साथ कॉल करना है। इसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल फोटो को अपडेट करना है और अपनी आईडी प्रूफ का एक फोटो लगा देना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट द टॉपिक्स में से जो टॉपिक्स आप पढ़ाना चाहते हो उनको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना एक इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आप जो टॉपिक्स पढ़ाना चाहते हो उसका एक डेमो वीडियो डालना है। एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। 48 आवर्स का टाइम लगेगा रिव्यू होने में। उसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप एक सक्सेसफुल फिलो ट्यूटर बन जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाइए और फिलो ऐप डाउनलोड कीजिए जल्दी से। क्वेश्चंस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। आप पुराने वीडियोस भी देख लीजिए, मैंने जितने भी शुरू से लगभग एक मंथ पहले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उनमें से ही आपको पेपर बने। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों से कहिए बेस्ट चैनल से जरूर तैयारी करें। ठीक है, चलिए उत्तर होगा जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक यत्न किए। सर्वप्रथम वह लाट जैसे पत्थर की तलाश करने हेतु हिंदुस्तान के प्रत्येक पहाड़ पर गया। और भी डिटेलिंग है तो आप अपने अकॉर्डिंग याद करिए। देखिए, जितना बड़ा आंसर होता है उतना बड़ा हमसे याद नहीं होता, परंतु हम इसको एक बार पढ़ने के बाद समझ सकते हैं। जैसे जॉर्ज पंचम हर जगह के लिए उनके लिए नाक ढूंढी गई, और आखिर में क्या हुआ, बहुत सारे जो है जिंदा व्यक्ति की उनको एक नाक लगा दी गई काट कर। ठीक है, इतना आपका पूरा उत्तर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं।
चलिए, इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है कहानी और उपन्यास में अंतर। ठीक है, कहानी के तत्व भी याद होना चाहिए, जैसे कथा वस्तु हो गया, शैली हो गई, और जो यहाँ पर वस्त्र हो गए, वातावरण हो गया, ये चीजें यहाँ पर बहुत सारी चीजें नाटक में रखती है, वैसे वस्त्र वगैरह, वातावरण कहानी में रखता है आसपास का जैसा। तो वर्तमान में आपको कहानी और उपन्यास में अंतर याद करना, आप जितने चाहे उतने अंतर याद कर लीजिए फटाफट से। चाहे तो 3 अंतर बहुत हो जाते हैं, ठीक है, बहुत बार नंबर भी मिलते हैं। एक अंतर और एक्स्ट्रा याद कर लीजिए, आपको याद तो मैं 3 अंतर आपको बता देती हूँ। कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास को पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। क्यों? क्योंकि आप प्रेमचंद के कोई भी उपन्यास ले लीजिए, निर्मला, गबन, गोदान, जितने भी मैंने पढ़े हैं उतने में सबसे ज़्यादा बहुत समय लगता है, लगभग कई कई दिन, 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं पढ़ने में। लेकिन कहानी हम क्या करते हैं, आधे घंटे 1 घंटे में समाप्त कर देते हैं। कोई कोई लघु कहानी है तो 5 मिनट में समाप्त हो जाती है पढ़ के। कहानी का क्षेत्र क्या होता है, सीमित, जबकि उपन्यास का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। और कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, लघु कहानी हम लिखेंगे तो, और उपन्यास में बहुत होती है। जैसे कोई भी उपन्यास ले लीजिए, निर्मला ले लीजिए प्रेमचंद जी का, उसमें लगभग बहुत सारे पात्र एक के बाद एक आते जाते हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए, छंद में 2 महत्वपूर्ण छंद आपको आ सकते हैं, एक तो हरिगीतिका या गीतिका। तो मैं यहाँ पर आपको गीतिका बता देती हूँ। अथवा में आएंगे वैसे छंद वगैरह एक दूसरे के, अथवा में आते हैं रस वगैरह की भी ले लीजिए, एक दूसरे के रस में से कोई भी एक रस तैयार कर लीजिए, क्योंकि अथवा में तो आता ही आता है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। और आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी ओटी, तो जो वस्तुनिष्ठ है, ये इसके लिए भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी तैयार हो जाते हैं। इस कारण मैंने आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बताया है, बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे। लेकिन तब तक आप इन प्रश्नों को तैयार करेंगे, ठीक है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाए तो आप ऑब्जेक्टिव तैयार करने बैठ जाओगे, इसलिए सबसे पहले आपको बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार करना है। गीतिका कैसा है, मात्रिक छंद इसके प्रत्येक चरण में 14 तथा 12 यति होती है, कुल मात्राएं 26 होती है। अंत में लघु गुरु होता है, जैसे हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। मैंने गीतिका छंद आपको इसलिए बताया ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए, बहुत छोटा सा, आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए, अच्छे अच्छे नंबर आपके आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको देखे बिना एग्जाम में नहीं जा सकते। आप जितने भी एग्जाम दो, हाफ ईयरली दो, वार्षिक दो, प्री बोर्ड दो, इसको जरूर करके जाए, ठीक है। ये बहुत बहुत है, अभी से ही नोट कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट से काम नहीं लेना, आपको लिख लेना है। महाकाव्य, इसमें जीवन का समग्र चित्रण, जैसे राम भगवान का ले लीजिए, पूरा उनका जन्म से लेकर बचपन कैसे बीता, जंगल में कब गए, पढ़ाई, शिक्षा, फिर आगे शादी ब्याह, उनका जो भी हो, पूरा पूरा महाकाव्य मिलता है, ठीक है, पूरा जीवन उनका। खंडकाव्य में केवल एक पार्ट मिलेगा, छोटा सा एक चित्रण आपको मिलेगा। इसके बाद है जो महाकाव्य, उसमें बहुत सारे रस है, जैसे श्रृंगार रस है, रामचरितमानस की बात करें तो, और वात्सल्य है, बहुत कुछ है। और इसमें एक ही रस होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे छंद, क्योंकि बड़ा होता है इसलिए छंद का प्रयोग भी ज्यादा, और इसमें एक ही छंद होता है। इसके उदाहरण लिख के जरूर आना, ठीक है। तो उदाहरण क्या लिखोगे, रामचरितमानस बहुत अच्छा है, इसकी रचिता कौन, तुलसीदास। खंडकाव्य पंचवटी बहुत प्रमुख है, प्रसिद्ध भी है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रस की परिभाषा, मैंने जैसा बताया, रस, समास, छंद, ये बिल्कुल बिल्कुल आना ही आना है। रस किसे कहते हैं, जिसका आस्वादन किया जा सके वही रस है। रस का अर्थ आनंद है, अर्थात काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से मिलने वाला आनंद ही रस है। रस की निष्पत्ति विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से होती है। रस काव्य की आत्मा माना गया है, ठीक है। परिभाषा हो गई। इसके अंग पूछे तो अंग कितने, 4। प्रकार पूछे तो कितने, 10। याद रखिए, अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, 4 इसके अंग होते, 4 प्रमुख अंग होते किसके, रस के। इसके बाद है रस के भेद या प्रकार, हम कहते हैं एक ही बात है, 10 होते हैं। तो कौन कौन से, एक तो श्रृंगार हो गया, वीर हो गया, शांत हो गया, करुण हो गया, हास्य हो गया, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, और कुछ कुछ वात्सल्य मानते हैं, ठीक है। तो वात्सल्य 10वां जुड़ गया है, तो भक्ति या वात्सल्य इसको मान लीजिए, वर्तमान में माना जाता है, और इसको परिभाषा के रूप में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इतने भी लिख दे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। या फिर यदि ये नहीं तो कोई एक रस समझाने गए तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर वीर रस बता देती हूँ, ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। वीर रस बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। वीरस युद्ध या कठिन कार्य करने के लिए जगह उत्साह भाव से होता है, ठीक है। यही वीरस है, इसका उदाहरण। एक तो वो भी लिख सकते हैं आप, बुंदेलहर बोलोगे में हमने सुने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये लिख लीजिए। या फिर यहाँ पर एक दिया गया सौमित्र से घनानंद का, वो भी सरल है। यदि नहीं तो फिर रस के प्रकार और भेद याद रख लीजिए, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उत्तर है, कुछ समास है, समास विग्रह आते हैं आपको, तो ये भी आपको बनना चाहिए, क्योंकि समास से भी क्वेश्चन बनते हैं। या तो फिर समास की परिभाषा पढ़ लीजिए। तो राजभवन कौन सा समास है, इसमें तत्पुरुष। समास से कोई अंतर नहीं है, आपको यहाँ पर समास विग्रह आना चाहिए। जैसे राजभवन है, इसका समास विग्रह राजा का भवन, इस पे ध्यान दीजिए समास विग्रह पे। चौराहा, 4 राहों का समूह क्या कहलाएगा, चौराहा, ठीक है। रात दिन, रात और दिन कौन सा समास, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान है, ठीक है। चलिए इतने हो गए समास विग्रह, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो जिसने लाइक नहीं करा है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आप परफेक्ट तैयारी त्रैमासिक की चाहते हो, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, निपात शब्द किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात शब्द कहते हैं। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी नहीं, ना, काश, ठीक है। इतने आपके निपात शब्द होते हैं। चलिए अगला प्रश्न।
इसके बाद अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी कई बार आते हैं, जैसे रास्ता दिखाने वाले को क्या कहा जाता है, मार्गदर्शक। यहाँ पर हमें जो रास्ता दिखाता है, हमारे को राह दिखाता है, उसको हम क्या कहेंगे, मार्गदर्शक। हमारा मार्ग का दर्शक है, मतलब हमारा जो है मार्ग दिखा रहा है, ठीक है, तो मार्गदर्शक होता है। जो उच्च कुल में पैदा हुआ वो क्या कहलाते हैं, कुलीन कहलाते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सूरदास जी का जीवन परिचय। ये क्यों? क्योंकि जो आपके पाठ है, इसमें जो आपके प्रथम पाठ है सूरदास के पद, जिसमें गोपियाँ उलाहना देती है, व्यंग करती है, किससे, उद्धव से, ठीक है। ये पाठ मैंने पूरा समझाया था, तब बताया था सूरदास का आपको लाइफ टाइम काम आएंगे, यानी पूरे साल भर। जैसे कि वार्षिक में तो यही बनेगा। सूरदास बहुत महत्वपूर्ण है। सूरदास तुलसीदास के दोनों आज के आज ही तैयार कर लीजिए, हो सके तो सूरदास तो तैयार कर ही लीजिए, क्योंकि हर बार काम आएगा। इसकी प्रमुख रचनाएं क्या हो जाएगी, सूरसागर, साहित्य लहरी या सुरसारावली, जो भी आपको याद हो जाए। 2 रचनाएं तो याद करना ही करना है, ठीक है। हर बार आती है। साहित्यिक विशेषताएं भी पूछी जाती है। भाव पक्ष क्या होगा, सूरदास कृष्ण भक्त थे, काव्य है उनका भागवत भजन था। उन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी के काव्य में शांत, श्रृंगार, वात्सल्य रस मिलते हैं। सूरदास जी को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी प्रकार से बताया है। फिर कला पक्ष, जैसे उन्होंने कौन कौन सी कलाओं का प्रयोग किया, जैसे शक्ति उनकी हो गई, भाषा कौन कौन सी प्रयोग हुई, ठीक है, वो उसमें आते हैं। फिर साहित्य में स्थान आ जाएगा। अष्टछाप में कवियों में ब्रजभाषा के कवि बहुत सर्वोत्कृष्ट है और इनका एक अद्वितीय स्थान है, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको रामरक्ष बेनीपुरी जी, जिनकी रचना कौन सी है, बाल गोविंद भगत, इन्होंने लिखा है। इसका भी जीवन परिचय आपको आना है, रामरक्ष बेनीपुरी जी का। तो इतना सारा आपको इसमें कुछ नोट नहीं करना है, मैं बता देती हूँ आपको। इनकी रचना याद करना, ठीक है। तो रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो माटी की मूर्ति हो जाएगी, या फिर यहाँ पर आप लिख लेंगे मील के पत्थर, या फिर गेहूं बनाम गुलाब। ये इनका निबंध है, बहुत अच्छा है, बहुत प्रसिद्ध निबंध है, ठीक है। इतने सारी रचना है, तरुण भारती, आप चाहे तो ये लिख लीजिए। इसके बाद इनका जो है जो भाषा है वो देख लेते हैं। तो भाषा और शैली दोनों अलग अलग है। तो बेनीपुरी जी की भाषा व्यवहारिक है, सरलता, सुबोधता और सजीवता से युक्त प्रभावपद बन गई है। इनके छोटे छोटे वाक्य है, इन्होंने जो है सौष्ठव प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया है, कुछ कुछ मुहावरे भी, ठीक है। ये इनकी भाषा है। शैली में सिर्फ शैलियों के नाम लिख दीजिए। जैसे बेनीपुरी जी की रचनाओं में हम विषय अनुसार विविध प्रकार की शैलियों के दर्शन करते हैं, जैसे वर्णात्मक शैली, भावात्मक शैली हो गया, और इसी प्रकार से दी गई है कौन कौन सी, चित्रोपम शैली, प्रतीकात्मक शैली और आलोचनात्मक शैली, ठीक, इतना लिख लेंगे। तो बेनीपुरी जी के साहित्य में नाटकी, डायरी, सूक्ति आदि शैलियों का भी प्रयोग है। इतना थोड़ा बहुत डिटेलिंग कर देंगे। साहित्य में स्थान बिल्कुल इसी प्रकार से हो जाएगा। तो ये रामरक्ष बेनीपुरी जी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा जीवन परिचय। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपको एक अनुच्छेद लेखन, जिसको हम फीचर लेखन भी कहते हैं, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो मोबाइल सुविधा या असुविधा, इस पर भी आपको कई बार फीचर लेखन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल के बारे में बताना है। विज्ञान के चमत्कृत कर देने वाले उपकरणों में से एक है मोबाइल। पूर्व में चिट्ठी व तार का स्थान टेलीफोन ने ले लिया है, पर इसे ना मनचाही जगह ले जाया सकता है, ना ही इस पर इंटरनेट का प्रयोग करके मैसेज, फोटो, वीडियो का आदान प्रदान किया जा सकता है। किस पर, हम जो टेलीफोन है उस पर, ठीक है। आज अनेक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन ज़्यादा फीचर्स वाला मोबाइल कम दाम में उपलब्ध करा। स्मार्टफोन ने मानव जीवन में क्रांति ला दी है। मोबाइल का उपयोग बहुआयामी, लाखों किलोमीटर दूर बैठे प्रियजन से बात कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी राशि की गणना कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। जहां मोबाइल हमारा साथी है, वहीं इसने ज़्यादातर को अपने गुलाम बना लिया है। लोगों ने समाज में, परिवार में घुलना मिलना बंद कर दिया। बच्चे ज़्यादातर इस पर गेम खेलते हैं, जिससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य गिर रहा है। तनाव, डायबिटीज, कमजोर दृष्टि और एनीमिया जैसी बीमारी बढ़ रही है। अति की वर्जना है, मतलब अतः मोबाइल का उपयोग क्या होना, अति की वर्जना मतलब हर चीज़ यदि अति से ज़्यादा हो जाए तो हानिकारक हो सकती है, और आवश्यकता होने पर हमें क्या करना चाहिए, मोबाइल का उपयोग करना चाहिए। बच्चों को इसकी हानिकारक विकिरणों से बचाना चाहिए, अन्यथा ये धीमा जार बहुत हानिकारक सिद्ध होगा। किसी भी चीज़ की अति बहुत हो जाती है तो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक आपको पैसेज मिलेगा, यानी एक गद्यांश श्रम साधना पे मिलेगा। ये पूर्व में आपकी हिंदी जो थी उसमें से है। तो श्रम साधना एक पैसेज मिलेगा, उससे कुछ संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। चलिए इसमें से कैसे प्रश्न पूछेंगे, सबसे पहले तो यदि टाइटल पूछे तो परिश्रम, श्रम साधना इसका दे सकते हैं। और यदि सबसे पहला प्रश्न पूछे श्रम का पर्यायवाची क्या होगा, तो मेहनत होगा या परिश्रम होगा। श्रम यानी कठोर मेहनत करना, परिश्रम करना एक ही होता है। परिश्रम सफलता का मूल मंत्र होता है, ये पॉइंट आपको याद करना है। यानी परिश्रम जो होता है किसका, सफलता का मूल मंत्र है। यदि आपको इतना पूछे सफलता का मूल मंत्र क्या है, तो परिश्रम ही है। श्रम करने वाले का रक्षक कौन होता है, तो आत्मविश्वास होता है। सही उत्तर क्या होगा, आत्मविश्वास। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछे तो भी बनना चाहिए। चलिए इसके बाद पार्ट 1 है आपका सूरदास के पद। वहां से आपको एक पद्यांश बनेगा, उधो तुम अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। ये आपको हो सके तो बूंदो ना ताको लगी तक पूछना चाहिए, या फिर पूरा यदि बनता है तो पूरा भी याद कर लीजिए। पर कई बार आपको मासिक टेस्ट में जो पूछा गया था वो सिर्फ इतना पूछा था, कहाँ तक, बनना ताको लागी, पूरा नहीं पूछा था, ठीक है। 4 लाइन का पूछा था, तो फिर भी तैयारी कर लीजिए 4 लाइन से ज्यादा पूछे तो। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ से लिया गया। संदर्भ सहित व्याख्या करके आना है आपको। इसके रचयिता वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी। जैसा मैंने बताया सूरदास जी का जीवन परिचय, कवि परिचय आपका आएगा। तो देखिए
अगर इतना बड़ा संदर्भ लिखने में दिक्कत है तो पाठ का नाम लिख दीजिए और कवि का नाम लिख दीजिए। तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा, सूरदास के पद, और कवि का नाम सूरदास। इतना सा लिख दिया तो भी पूरे पूरे नंबर मिलना है, एक भी नंबर नहीं कटना है, बिल्कुल नंबर मिलेंगे आपको पूरे पूरे। प्रसंग होगा, प्रस्तुत पद में गोपियां ने उद्धव जी की प्रेम संबंधी उदासीनता पर व्यंग्य करते हुए उन्हें बड़ा भाग्यशाली बतलाया है। चलिए व्याख्या लिखिए। गोपियां उद्धव जी से कहती है, आप तो बहुत भाग्यवान हो जो प्रेम जाल से सदैव दूर रहे, आपके मन में किसी अन्य के प्रति प्रेम भावना नहीं है, अतः आप प्रेम की परिभाषा नहीं जानते हो। ठीक है, तो एक प्रश्न ऐसा भी बनता है, बड़भागी किससे कह रही है गोपियाँ, किसको कह रही है, उद्धव को, क्योंकि तुम इतने बड़भागी हो, मतलब इतने अच्छे हो कि तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण के जो है प्रेम जाल में नहीं फंसे, इस कारण ऐसा कहती है। इसका पूरा आप समझना चाहते हैं तो 10th की मैंने पूरी हिंदी में कंप्लीट करवाया है पूरा पाठ, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको पूरा पाठ को समझ लीजिए प्लेलिस्ट के। चलिए ये इतना आप लिख लोगे, प्रेम की परिभाषा पहचानते हो तक। ठीक है, ये पहले पैसेज का आपका पूरा अर्थ हो जाएगा। या चाहे तो इसमें आप यदि ज़्यादा पूछते हैं तो पूरा भी पढ़ के चल जाइए, कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए चींटी और गुड़ यहाँ पर मिलान करने भी आता है कई बार। गुड़ का मिलान किससे होगा, चींटी से, क्योंकि चींटी हमेशा गुड़ के पास चले जाती है, या फिर चींटी का मिलान गुड़ से, दोनों एक ही है। इसका विशेष भी 2 पॉइंट याद कर लीजिए, विशेष में केवल 2 भी लिख दिया तो एक विशेष बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रजभाषा का प्रयोग है ये पहला। ठीक है, फिर यहाँ पर ये चाहे तो इतना याद कर लीजिए, संगीतमात्मक या गेयता की प्रधानता, 2 विशेष हमेशा लिख के आइए। एक गद्यांश हो गया, पद्यांश कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम एक गद्यांश देखते हैं। ये नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया। ठीक है, पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी लेकिन हलदार साहब, ये आपको मिलेगा बुक में, बुक से टिक कर लीजिए। मैंने कब टिक करवाया था, जब मासिक टेस्ट था तब, और बहुत पहले भी बता दिया था। इसका संदर्भ मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, संदर्भ में महत्वपूर्ण व्याख्याओं में से एक है जो पान वाले मैंने पहले बताया था। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ नेताजी का चश्मा कहानी से लिया गया। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी है। इतना नहीं होता है लिखना, तो पाठ लिख लीजिए और आप क्या लिख लोगे, लेखक का नाम, यानी स्वयं प्रकाश आ जाएगा, पाठ हो जाएगा नेताजी का चश्मा। ये हो गया संदर्भ। ठीक है, प्रसंग देख लेते हैं और व्याख्या देख लेते हैं। चलिए, तो आपका जो होगा प्रसंग होगा यहाँ पर, इन पंक्तियों में लेखक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा न होने के कारणों पर प्रकाश डाला है, ये उत्तर हो जाएगा। व्याख्या क्या होगी, जब हलदार साहब पान वाले से नेताजी के वास्तविक चश्मे के विषय में पूछते हैं तब वह बतलाता है कि मूर्तिकार बनाना भूल गया था। पान वाला तो इस बात को हाथ से मिल ही रहा था, परंतु हलदार साहब को इस पर आश्चर्य और दुख हुआ रहा था। हलदार साहब मूर्ति के विषय में सही चिंतित हो रहे थे। मूर्ति के नीचे मूर्तिकार का नाम मास्टर मोतीलाल, ये क्वेश्चन भी बनता है, मूर्ति किसने बनवाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मूर्तिकार का नाम तो मास्टर मोतीलाल। देखिए याद करते करते आपको पढ़ते पढ़ते वीडियो देखते देखते कितनी चीज़ याद हो जाती है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बहुत हेल्प मिल रही हो आपको वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। पूरा आपको अर्थ इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका विशेष भी लिख सकते हैं, 2 विशेष बहुत होते हैं। एक तो व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग लिख लीजिए, या फिर भाषा सरल है और उर्दू शब्द हिंदी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है, खड़ी बोलिए। ठीक है, इतना हो जाएगा। व्याख्या हम देख चुके हैं। इसके बाद आपको एक महत्वपूर्ण पत्र लिखना है। ठीक है, तो अपने अध्ययन के बारे में बताते हुए माताजी को पत्र लिखिए या पिताजी को लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, माताजी पिताजी, या फिर भाई बहन, बड़े भाई बहन जो हमारे होते हैं उनको, या फिर क्या हो सकता है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी हेतु अपनी माताजी या पिताजी को पत्र लिखिए, कुछ ऐसा ही बनेगा। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार मैटर याद कर लीजिए तो पता हो जाएगा। 105 गांधी आश्रम शिवपुरी। दिनांक आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए, पता भी अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिए, या पेपर में जो आए वो पता लिखिए। तो उत्तर होगा, आदरणीय माताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आशा है आप भी पूरी तरह कुशल होगी। मेरी परीक्षा निकट आ रही है, मैं समय से अध्ययन में जुट गया था, अतः सभी विषयों की तैयारी अच्छी तरह हो गई। थोड़ी सी कठिनाई विज्ञान की तैयारी में हुई थी, किंतु मैंने पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर अपना कार्य पूरा कर लिया। अब मुझे विशेष चिंता नहीं है, विश्वास है विगत वर्षों की तरह प्रथम श्रेणी के अंक में प्राप्त करने में सफल होगा। पूज्य पिताजी को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार, आपका आज्ञाकारी पुत्र चिन्मय, या फिर आपका जो नाम हो वो, या फिर आपको नाम दिया जाएगा वो लिखेंगे। चलिए, तो वो पत्र तैयार हो गया। अब पर्यावरण संरक्षण या प्रदूषण समस्या, चाहे तो स्वच्छ भारत अभियान पे एक निबंध याद कर लीजिए आपको आता हो तो, फिर मेरा प्रिय खेल पे याद कर लीजिए, या फिर कोरोना वायरस। ठीक है, इतने जो मैंने बताया इनमें से कोई भी एक आपको याद कर लेना, हमेशा पूछे जाने वाले निबंध है ये, और विज्ञान के चमत्कार भी। तो निबंध में सबसे पहले प्रस्तावना उपसंहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वैज्ञानिक प्रगति, प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, प्रदूषण का घातक प्रभाव, पर्यावरण शुद्धि। प्रस्तावना इस प्रकार से लिख देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रकार भी है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। वैज्ञानिक प्रगति और प्रदूषण में आपको इतना का पूरा लिख देना है। चाहो तो अपने मन से एक बार पढ़ लीजिए निबंध को। ठीक है, जितना मैं बता रही उतना पढ़ लीजिए, फिर अपने मन से बनाने की कोशिश कीजिए तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। कई बार हम देखते हैं आसपास अपने प्रदूषण को, उसका वर्णन भी प्रदूषण में आ जाएगा। घातक प्रभाव, पर्यावरण शुद्धि कैसे कर सकते हैं, और उपसंहार अंत में। प्रस्तावना उपसंहार में एक कोटेशन यदि लिख देते हो तो वो भी बड़ी बात, अच्छी बात है, उसका भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है। तो इतने आपको महत्वपूर्ण निबंध, महत्वपूर्ण कवि परिचय है, महत्वपूर्ण जीवन परिचय, इसके साथ पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत सारी मेन चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनसे भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए, त्रैमासिक परीक्षा की एकदम परफेक्ट तैयारी के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल से जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।